आराधना डिग्री कॉलेज के इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज की क्लास के अंदर हम टैक्सोनॉमी के यानी सिस्टमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लासों के अंदर हमने ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके अलावा हमने सेकेंड क्लास के अंदर नॉमेनक्लेचर को पढ़ा था और थर्ड क्लास के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसके अंदर हमने सामान्य इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस आधार पर उस क्लासिफिकेशन को आगे बताया गया है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर हम प्लांट को या जीवों को क्या कर सकते हैं, आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जो क्लासिफिकेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का, एक होता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है अतर्कपूर्ण। अतर्कपूर्ण बोले तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक कैसे नहीं है? क्योंकि इन क्लासिफिकेशन को सामान्यतः अल्फाबेटिक रूप से क्या कर दिया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्पीसीज का नाम ए है या फिर किसी स्पीसीज का नाम सिर्फ ए अल्फाबेट से शुरू होता है तो उसको ए, और अगर किसी स्पीसीज का नाम अगर बी से शुरू होता है तो उन सारे स्पीसीज को बी ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्या थी कि इस प्रकार के अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है उसके मैक्सिमम 26 ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि ए नाम वाले सभी ए में, बी नाम वाले सारे बी ग्रुप में, सी नाम वाले सारे सी ग्रुप में, डी नाम वाले भी सारे डी ग्रुप में। तो इसके अंदर एल्गी, एंजियोस्पर्म मतलब अलग अलग नाम के स्पीसीज क्या रखे गए हैं, एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। अब हो सकता है वो एल्गी हो सकता है, वो ब्रायोफाइटा हो सकता है, वो टेरिडोफाइटा हो सकता है, वो जिम्नोस्पर्म हो सकता है या फिर एंजियोस्पर्म हो सकता है। इन चारों में से अगर हम अल्फाबेटिकली रूप से किसी को अरेंज करते हैं तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन का कोई तर्क नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, और इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन को आप बोलते हैं उसको बोलते हैं अतर्कपूर्ण या एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है वो वास्तविक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मतलब इसका कोई ना कोई क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है, मुख्य आधार होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जीवों को क्लासिफाई करते हैं। रेशनल क्लासिफिकेशन भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है वो पादपों में आर्थिक महत्व के आधार पर बताया जाता है, यानी उसकी इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस क्या है उसके आधार पर जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है उसको रखा गया है। और जो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है, वर्गीकरण के 1 या 2 क्या होते हैं, कोई बेस होते हैं, मतलब या फिर 1 या 2 क्या होता है, कोई कैरेक्टर ले लेते हैं या कोई क्या होता है उसका बेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लीनियस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो लीनियस ने क्या है, पुमंग व वर्तिका की संख्या के आधार पर क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था। उसी प्रकार अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने क्या किया था, ब्लड के कलर के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब रेड, जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, लाल रक्त पाया जाता है, उन सारों को एनिमल के अंदर रखा था, और जिसके अंदर रेड ब्लड या लाल रक्त नहीं पाया जाता है उसको उन्होंने प्लांट के अंदर रखा था। तो ये क्या हो गए, 1 या 2 कैरेक्टर हो गए, उस कैरेक्टर को लेके क्या क्या उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। हालांकि ये भी स्पष्ट या फिर इसको सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक ही लक्षण के आधार पर या 2 लक्षणों के आधार पर आप किसी जीव का सही तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये हो गया रेशनल क्लासिफिकेशन। तीसरा होता है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर जो
अभी तक सभी ज्ञात लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। मतलब अगर आज तक के मतलब उसके स्टिग्मा, उसकी ओवरी, उसके फ्लावर, उसके कैलिक्स, उसके कोरोला, उसके अंदर गैमेट कैसे बनते हैं, उसके अंदर पॉलिनस का टाइप कौन सा है, उसके मेन कैरेक्टर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, सेल वॉल कैसी है, उसके अंदर फूड का कौन सा टाइप है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, और ये किसी न किसी रूप से सेप्रोफिटिक है या फिर हेटेरोट्रॉफ्स है या ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब फूड के टाइप, इससे आदि के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार के लक्षणों को क्या बोला जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन माना जाता है। ठीक है, ये तीसरा टाइप हो गया अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें होता क्या है, इसमें पादप के उस क्लास के सभी ज्ञात लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर इसमें क्लासिफाई करते समय उसके इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस होती है, यानी उसके विकास के क्रम को यदि ध्यान में नहीं रखते हैं तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है उसको नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मतलब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, उसके विकास के क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब कौन सा पहले आया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो इसका सीक्वेंस होता है ना उसको ध्यान में नहीं रखा गया। जैसे उसको एंजियोस्पर्म को पहले रखा गया है, उसके बाद में जिम्नोम को रखा गया है, डाइकोट को पहले रखा गया, उसके बाद में मोनोकोट को रखा गया है। ये सारी के सारी क्या है, सीक्वेंस सही नहीं है। मतलब उसके इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू आप उन्होंने क्या किया है, सही तरीके से सीक्वेंस नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं रखा है। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन कहलाता है वो हमारा नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर हम उसके विकास के क्रम को ध्यान में रखते हैं, उसके जो इवोल्यूशन हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसकी सीक्वेंस क्या है, उसका क्रम क्या है, अगर उसको ध्यान में रखने हैं तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन कहलाता है वो फाइलोजेनिक, नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक तो हो गया नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक, संख्यात्मक बोले तो इसमें जो इस क्लास के अंदर जो क्लासिफाई करते समय इस प्लांट के अंदर कौन कौन से सिमिलरिटीज है या डिसिमिलरिटीज है, समानता और असमानता की संख्या या लक्षणों की संख्या को भी क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है कि उसके अंदर कितनी संख्या है, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, नंबर ऑफ डिसिमिलरिटीज एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर आल्सो कंसिडर्ड इन दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर उसकी समानता और असमानता को भी क्या किया जाता है, आधार बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है। तो ये थे अपने चारों प्रकार के क्लासिफिकेशन, एम्पिरिकल, रेशनल, नेचुरल और न्यूमेरिकल। ठीक है, हम एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। यानी तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें पादपों को अल्फाबेटिकली, मतलब अंग्रेजी का जो वर्णमाला होती है के आधार पर, उसके आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता। अल्फाबेटिकली रूप से क्या किया जाता है, इसको वर्गीकृत किया जाता है। परंतु इसकी समस्या क्या है, जिसमें पादपों के अधिकतम
जिसमें पादपों के अधिकतम 26 ग्रुप हो सकते हैं, मतलब इसके अधिकतम 26 ग्रुप हो सकते हैं। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन काम का आता है। इस प्रकार जब क्लासिफिकेशन है, जो प्लांट का ग्रुप उसको फ्लोरा बोलते हैं और जंतुओं का ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, फेना बोलते हैं। फ्लोरा और फेना तैयार करने में किस प्रकार के क्लासिफिकेशन को यूज में लिया जाता है, तो वो होता है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन का यूज पादप समूह, जिसे क्या बोलते हैं फ्लोरा, तथा जंतु समूह यानी फेना तैयार करने में किया जाता है। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पादपों का समूह फ्लोरा और जंतुओं का समूह जो होता है फेना तैयार करने में किया जाता है। ठीक है। अब भारत में पाई जाने वाली सभी वनस्पतियों को है वो 2 किताबों में लिखा गया है। अगर हम बात करें तो फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका जो जेडी हुकर ने लिखी थी, और इसके अलावा फ्लोरा इंडिका जो विलियम रॉक्सबर्ग द्वारा लिखी गई थी। ये 2 बुक्स हैं। फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, ये किसने लिखी थी, जेडी हुकर ने लिखी थी। इसके अलावा एक और बुक लिखी थी जिसको फ्लोरा इंडिका बोलते हैं, ये विलियम रॉक्सबर्ग ने लिखी थी, फ्लोरा इंडिका। लिखा है विलियम रॉक्सबर्ग, भारतीय पादपों को इन 2 बुक्स में लिखा गया। ठीक है। इंडियन जो वनस्पति है, मतलब भारत में पाए जाने वाले जो वनस्पति है, जिनको क्या किया है इन 2 किताबों के अंदर कंप्लीट किया गया है। ये हो गया आपका एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे रेशनल क्लासिफिकेशन। ये था एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। हम सेकंड पढ़ेंगे आपका रेशनल क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन, तो रेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर जो वास्तविक लक्षण होते हैं उनको क्या बताया जाता है, आधार बनाया जाता है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को बेस बनाया जाता है या आधार बनाया जाता है। ठीक है। रियलिस्टिक जो कैरेक्टर होते हैं उनको बेस बनाया जाता है या फिर आधार बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। ठीक है।
जिसमें क्या होता है, वर्गीकरण का कोई न कोई मुख्य आधार होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। जब वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट होता है आपका, ये पॉइंट डाल देता हूं, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ये किसका टाइप है, रेशनल क्लासिफिकेशन का ही टाइप है। कौन सा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में पाठकों के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को आर्थिक महत्व को, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को आधार बनाया जाता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को आधार बनाया जाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें वर्गीकरण के एक या दो आधार होते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन के एक या दो आधार निर्देश होते हैं, जैसे स्टिग्मा और ओविड, है ना। जैसे उमंग और वर्तिका जो होती हैं, जिसके अगर बोलेंगे तो कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण, क्या होता था इसके अंदर, उमंग एवं वर्तिका। उमंग और वर्तिका, इसकी संख्या कितनी है, संख्या क्या है, तो क्या है, कैरोलस लीनियस ने दो कैरेक्टर लिए थे, उमंग और वर्तिका। दूसरा है अरस्तु का क्लासिफिकेशन, अरस्तु का वर्गीकरण। तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया था वो भी किस पे आधारित है, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार, ठीक है, रेड ब्लड की उपस्थिति का आधार पर अरस्तु ने भी क्या किया था, जीवों को दो भागों में बांटा था, और जो जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है उन सारों को एनिमल में रखा गया था, और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता उन सारों को किसमें रखा गया था, प्लांट में रखा गया था। इसके बाद में तीसरा आपका क्लासिफिकेशन है, वो सबसे बढ़िया वाला क्लासिफिकेशन है, वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर
अभी तक के सभी ज्ञात लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में पादपों के अभी तक के सभी ज्ञात लक्षणों को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को अभी तक के जितने भी ज्ञात लक्षण है उसको क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो होता है। एक होता है नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। यह दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन के अंदर उनकी जो विकास का क्रम है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। इस प्रकार के वर्गीकरण में पादपों के विकास के क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके जो विकास के क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। सेकंड होता है नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि इसके जो विकास के क्रम को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि पादपों के विकास के क्रम को भी वर्गीकरण के समय ध्यान में रखा जाता है, तो इस प्रकार का वर्गीकरण क्या कहलाता है, नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद में आपका चौथा एक और होता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें पादपों में समानता या असमानता या फिर पादपों के लक्षणों की संख्या को भी क्या किया जाता है, आधार बनाया जाता है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में पादपों में असमानता तथा समानता तथा समानता की संख्या एवं लक्षणों की संख्या को भी आधार बनाया जाता है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने चारों टाइप क्लासिफिकेशन के पढ़े हैं, एम्पिरिकल, रेशनल, नेचुरल और न्यूमेरिकल। ठीक है।